गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे एक या दो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, नेट और जेई के। और ये चैप्टर काफ़ी बेसिक है। फाउंडेशन क्लास में हम लोग इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए लेवल पर पीरियोडिक टेबल को। ये पीरियोडिक टेबल है क्या? व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स according to their प्रॉपर्टीज़, कि उस जो भी एलिमेंट्स नोन है, नोन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही पीरियोडिक टेबल है। सिंपली पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट। तो डिफाइन करते हैं पीरियोडिक टेबल is the arrangement of all elements according to their properties. According to their properties. एलिमेंट्स को एक जगह पे अरेंज किया गया है उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो ये अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड अ पीरियोडिक टेबल? अब हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं कि हर किसी एलिमेंट्स के बारे में तो स्टडी नहीं किया जा सकता है कि हाँ इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये है, इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ये है एट्सेट्रा। सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमें एक ऐसे टेबुलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर अगर हम किसी एक का स्टडी कर लेते हैं तो ओवरऑल उन सब के बारे में कुछ न कुछ आइडिया हो जाएगा। इसी आइडिया का अरेंजमेंट करने के लिए, इसी आइडिया को कंपाइल करने के लिए, एक जगह पे लाने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने जो भी हम लोग अभी जानते हैं कि हमारे पास एक अच्छा खूबसूरत सा पीरियोडिक टेबल है, कलरफुल वाला पर इस पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले बहुत से लोगों ने कुछ काम किया है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए। चलिए हम लोग उन सब का एक एक करके कंट्रीब्यूशन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि आखिर किस तरह से पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया गया। अभी हम लोग जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल वैसा नहीं है, इसको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट काम इसमें जो किया, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, अ केमिस्ट, लेवोजियर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर
says that the elements are only of two types, कि एलिमेंट्स जो है वो केवल दो टाइप के हैं। और आप जानते हैं वो क्या है? हाँ, आपने जाना होगा कि वो दोनों टाइप क्या है, मेटल और नॉन मेटल। लेबोजियर क्लासिफाइड all the elements into two categories, which is metal and नॉन मेटल। लेबोजियर के समय में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसको उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ को उन्होंने मेटल कहा और कुछ को नॉन मेटल। ओके, मेटल के लिए उन्होंने कहा, कुछ आइडिया दिया कि मेटल्स आर द वन, मेटल वह है, मेटल्स आर द वन which have a tendency to lose the electron. Metals have a tendency to lose the electron. Lose the electron. Metals have a tendency to lose the electron, and non-metal have a tendency to gain the electron. Gain the electron. कि अगर कोई एलिमेंट्स है, सपोज हम कहते हैं कि अगर वो मेटल हमारा अगर ए हो तो इसके पास टेंडेंसी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने आप को कैटायन बना ले, इस तरह से। और जो नॉन मेटल होगा, सपोज बी, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को अनायन बना देगा, इस तरह से। मेटल्स आर द वन विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके लिए एग्जांपल देखना चाहें तो लिख सकते हैं, सोडियम गिव्स सोडियम प्लस प्लस electron, and for non-metal we can write chlorine plus electron and converted into Cl minus anion। तो ये जो लेबोजियर का क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स इस तरह से आए कि हम ये नहीं पता कर पाए कि मेटालाइट्स किसको कहेंगे। ठीक है, मेटालाइट्स किसको कहेंगे। और जिस तरह से एलिमेंट्स का फर्दर डिस्कवरी हुआ, ये क्लासिफिकेशन धीरे धीरे फेल होता हुआ नज़र आया। और दिस क्लासिफिकेशन is unable to arrange the all elements which are further discovered। आगे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन सारे एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो ना तो ही मेटल थे और ना ही नॉन मेटल थे। वैसे एलिमेंट्स के पास सम कैरेक्टर्स आर मेटल एंड द सम अदर कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट एज अ नॉन मेटल। ओके, चलिए ड्रॉबैक लिखते हैं, नोट किया जाए इस पॉइंट को। ड्रॉबैक, drawback of Lavoisier classification. As the number of elements increases, the classification becomes insufficient। अगर एलिमेंट्स
increases, classification failed. जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ा, आगे और मिलते गए, ये क्लासिफिकेशन उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने में ये फेल रहा। और दूसरा, कि मेटलॉइड्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाया। Do not tell about metalloids. ओके, तो ये दो इसके मेजर डिफरेंसेस रहे, ड्रॉबैक्स रहे, जो आगे चलकर ये साबित नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक वेल नोन केमिस्ट करते हैं, प्राउस्ट। प्राउस्ट हाइपोथेसिस। क्या बताया प्राउस्ट? कुछ आइडिया होगा आपको? सोचिए। प्राउस्ट कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वह सभी हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कि जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं वह सभी के सभी हाइड्रोजन से बने हुए हैं। यह प्राउस्ट का कहना था। ऑल द एलिमेंट्स are made up of हाइड्रोजन। कि जितने भी एलिमेंट है वह सभी के सभी हाइड्रोजन के बने हुए हैं। इस वजह से उस एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट निकालना हो तो हम कह सकते हैं n टाइम्स द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। n टाइम्स द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेट ऑफ the element equal to n times weight of हाइड्रोजन। ये एक एजम्पशन था, हाइपोथेसिस था पीरियोडिक टेबल का, प्राउस्ट का, कि उन्होंने माना कि जो भी एलिमेंट्स है वह सभी के सभी हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल है अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है। और हम जानते हैं कि एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। एटॉमिक वेट ऑफ H इज इक्वल टू 1। ये हम लोग पहले से जानते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हीलियम का निकालना हो तो 2 × 1, ठीक है, या और जो भी निकालना चाहे। और यहाँ पर n क्या है? ये एक इंटीजर है, वेयर n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। प्राउस्ट के हाइपोथेसिस में भी ड्रॉबैक आ गए। ये भी
एक सही तरह का रूल्स नहीं था एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स सही नहीं हुआ बिकॉज every element cannot form by the hydrogen atom as we know। जो भी एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के नहीं बने होते, ऐसा हम लोग अब तक जानते हैं। और दूसरा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स आर नॉट एज अ होल नंबर। अगर वो होल नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब वो इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के कैसे बने हुए? ये बात सही नहीं हुई। इसी वजह से इस लॉ में ड्रॉबैक आ गई। चलिए नोट करते हैं ड्रॉबैक। Every elements cannot form by the hydrogen. First, every element cannot form by hydrogen. And second, atomic weight of all the elements are not found as a whole number. Atomic weight of all the elements were not found as a whole number. Some examples are chlorine. The atomic weight of chlorine is 35.5. अब ये तो नहीं हो सकता है, इसमें डेसिमल आ गए। और भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्सियम, इसके एटॉमिक वेट हो गए 87.6, ये भी नहीं इससे साबित किया जा सकता है। तो ये होल नंबर नहीं हुए, जिस वजह से ऊपर का जो फॉर्मूला हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू n टाइम्स द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये गलत हो गया। इस वजह से प्राउस्ट का ये रूल भी सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, तो अब हमें नए नियम की तलाश होगी। नए नियम को हम लोग नए रूल्स को ढूंढना चाहेंगे, और नए रूल्स लेकर के आते हैं डे ब्राइनर। Third classification given by the de Bruyne. de Bruyne ट्राइड, बड़ा अजीब सा नाम है ट्राइड। ट्राइड मीन्स 3. Triad means 3. A group of something in which 3. Triad means collection of 3 things. de Bruyne क्या करता है कि वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाता है। de Bruyne 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाता है, और इस तरह से वो ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कि 2 का एटॉमिक मास का एवरेज तीसरे के इक्वल होता है। और ऐसा करने से जो भी एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करता है
उसके प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं। यह डोबराइनर के स्टडी में उनको ऐसा पता चला कि ट्राइड्स अगर कोई भी एलिमेंट्स फॉलो करता है, डैट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होते हैं। एटॉमिक वेट of the middle element is nearly equal to the average atomic weight of the first and third। ये उनका रूल था। चलिए स्टेटमेंट नोट करते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट is the average of first and third element। यह स्टेटमेंट है। सपोज वी हैव a three elements A, B and C, and the arrangement of A, B, C are in the form of triads according to Debrenier। Then atomic weight of the B is the average of atomic weight of A and C For example, if we arrange the three elements lithium, sodium and potassium, and the atomic weight of lithium is 7 and the sodium is 23 and the potassium is 39. If we apply the Debrenier rules in the three elements, we observe sodium 23 comes by the addition of 7 and 39 by 2, that means 46 by 2, and it comes 23। अगर दो का सम पहले और आखिरी का एवरेज अगर मिडिल एलिमेंट्स के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक ट्राइड में है और इसके प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके लिए। सपोज़ हमारे पास एग्जांपल आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35.5, 80 एंड आयोडीन एटॉमिक वेट 127। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो देख रहे हैं कि 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 81.2 जो नियरली इक्वल है 80 का। अगर उसके आसपास या एग्जैक्टली सेम एटॉमिक वेट मिलता है तो हम कहते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे। ओके, अब सारे नियम की तरह ये नियम भी एक्यूरेट नहीं था, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। वो ड्रॉबैक क्या था? कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को
स्ट्रैट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो लिखिए, all the elements could not be arranged as a triad। सारे एलिमेंट्स को इस ट्राइड के तरह अरेंज नहीं किया जा सकता है। ये इसके ड्रॉबैक हो गए। इस नियम में ये कमी रहा। अब जब कमी इसमें आ ही गई है तो हमें नेक्स्ट रूल्स की ज़रूरत होगी, और वो रूल लेकर के आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब न्यूलैंड्स को म्यूजिक से बड़ा प्यार था, म्यूजिक उनको पसंद था। तो अपने हिंदी सॉन्ग में एक म्यूजिकल नोट्स होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो कुछ इसी म्यूजिकल नोट्स पर न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे हमारे पास है सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा। अगर हम इसको देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये पहला सा और ये लास्ट का 8th वाला सा ये रिपीट कर जाता है। तो न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया कुछ इस तरह से कि जो भी एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करता है, 8वें पोजीशन पर आता है, उसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम, इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम है। इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम है। अब आप कहेंगे सर फ्लोरीन के बाद नियॉन क्यों नहीं लिया, क्लोरीन के बाद आर्गन क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन लिथियम कहाँ है, हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ है? तो डियर स्टूडेंट, न्यूलैंड्स के समय में ये इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए ये हमारे लिमिटेशन नहीं हुए। क्योंकि ये लिमिटेशन इसलिए नहीं है या इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये एलिमेंट्स उस वक्त थे ही नहीं। और जब एलिमेंट्स के बारे में किसी को आइडिया नहीं है तो उसको जगह भी नहीं है। ओके, ये रूल कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं होते हैं। ओके, the rules is valid only up to the calcium
because after the calcium, the presence of D block element, there is the difference of 18 elements instead of 8 elements. कि इसके बाद, इस कैल्शियम के बाद ये रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमारा 8 का डिफरेंस होना चाहिए था, उस डी ब्लॉक के आ जाने की वजह से 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, जिसके वजह से जो टोटल डिफरेंस है वो 18 का हो गया, और 18 के डिफरेंस हो जाने की वजह से ये रूल वैलिड नहीं रहा. ओके, तो ख़ास बात इसमें क्या रही, ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड होगा. ओके, और इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद, इसे पीरियोडिक टेबल से अलग रख दिया गया. ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा. नेक्स्ट क्लास में हम इसके ड्रॉबैक पर बात करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.